लिखो, हेडिंग लिखो, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। कुछ पहले बेसिक बात है, उन सब चीजों को थोड़ा सा देख लेते हैं। सर्कल आप लोग को याद है देखने में कैसा होता था? कैसा? गोल। इस चीज को सर्कल बोलते हैं हम लोग शायद। इसके अंदर में दो तीन इंपॉर्टेंट चीज होता है, वैसे तो स्लाइड्स में भी है बट मैं एक बार दिखा भी देता हूं आपको। एक ऐसा लाइन हो सकता है, एक ऐसा लाइन हो सकता है, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला सामान है, इस सामान को बोला जाता है सर्कल, ठीक है। ये जो येलो वाला है, अगर हम मान के चले कि ये पॉइंट इस सर्कल का सेंटर होगा तो येलो वाला क्या हो जाएगा आपके लिए? रेडियस। और ये जो व्हाइट वाला है ये क्या हो जाएगा आपके लिए? डायमीटर, ठीक है। ये सब चीज हम लोग को पता होना चाहिए। और ओ को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? सेंटर ऑफ द सर्कल। फिर ये जो ग्रीन कलर का पूरा बाउंड्री है आपका, उस बाउंड्री के लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? सिंपल वर्ड्स में टोटल बाउंड्री लेंथ बोल सकते हो, सर्कल के कॉन्टेक्स्ट में उसको आप सर्कमफेरेंस बोल सकते हो, और एक मैथमेटिक्स में कॉमन वर्ड है जिसको हम लोग पेरीमीटर बोल सकते हैं। तो ग्रीन वाला टोटल बाउंड्री को, वो टोटल बाउंड्री है, पेरीमीटर है, और सर्कमफेरेंस भी आप उसी को बोल सकते हो, ठीक है। और फिर आप ध्यान से सोचना थोड़ा सा कि इस ग्रीन बाउंड्री के अंदर जो फंसा हुआ टोटल रीजन है आपका, इस रीजन का जो टोटल वैल्यू होगा, इसको हम लोग क्या बोलते थे? एरिया ऑफ द सर्कल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते थे? एरिया ऑफ द सर्कल। अब इन सब सारे चीज से रिलेटेड छोटा छोटा फॉर्मूला है जो पहले से आप लोग को मिल रखा है, एक बार मैं उसका चार्ट आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये देखो, इस चीज को हम लोग बोलेंगे सर्कल। ये हो गया आपका सेंटर। एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर एरिया का रियलाइजेशन क्या है? ये पूरा का पूरा येलो पोर्शन जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ द सर्कल। फिर नेक्स्ट चीज होता है कि डायमीटर डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। इस चीज को भी आप रियलाइज कर सकते हो। यहाँ पे मान लो कि मैं यहाँ अगर एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर दूं जो सपोज करो कि मेरे लिए डायमीटर जैसा बिहेव करे, तो इस लाइन के उस तरफ जितना एरिया होगा, इस लाइन के इस तरफ भी एग्जैक्टली उतना ही एरिया होगा। ये इस लाइन का मतलब, ये हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। और इनफैक्ट एक और बात है, नीचे लिखा हुआ है कि ईच पार्ट इज नोन एज व्हाट? सर्कल, सॉरी सेमी सर्कल। पूरा का पूरा को क्या बोलेंगे हम लोग? सर्कल। और डायमीटर अगर ड्रॉ कर देते हो तो आधे हिस्से को आप क्या बोलोगे? सेमी सर्कल। ऊपर वाला भी सेमी सर्कल है और नीचे वाला भी क्या है? सेमी सर्कल। फिर उसके बाद में है कि डायमीटर का वैल्यू कितना होता है? ट्वाइस आर। ये चीज भी यहाँ से रियलाइज कर सकते हैं। मतलब वैसे तो इससे पहले से पता होना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी सोचो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी रेडियस होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी कितना होगा? रेडियस होगा। तो रेडियस प्लस रेडियस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो वहां से हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, डायमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है मेरे ख्याल में। फिर नेक्स्ट वही चीज, एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, और सर्कमफेरेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला कितना होता है? 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला अगर पाई आर स्क्वायर है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सेमी सर्कल का एरिया कितना हुआ, तो क्या बोल सकते हैं? हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और पूरा सर्कल का पेरीमीटर कितना है? 2 पाई आर। तो उस केस में सेमी सर्कल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ 2 पाई आर, दैट इज पाई आर। ये सब चीज आगे चल के थोड़ा थोड़ा यूज होता रहेगा, ठीक है। और ये सारा चीज ऐसा है जो पहले आपको मिला हुआ है, अभी तो कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, हाँ। फिर इसके बाद में सेमी सर्कल, वही चीजों में बता रहा था। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो गया आपका? हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का जब आप बात करते हो तो दो टाइप का पेरीमीटर आपके पास में हो सकता है। देखो, एक हो सकता है कि आप सिर्फ इस पोर्शन का बात करो, ठीक है। तो अगर इस पोर्शन का बात करते हो तो पूरा गोल चक्कर का कितना था? 2 पाई आर। तो आधे का कितना हो जाएगा? पाई आर। लेकिन अगर आप सेमी सर्कल का टोटल पेरीमीटर का बात करोगे तो ये चीज याद रखना, क्वेश्चन में वैसे क्लियरली बताया हुआ रहेगा कि आप सिर्फ इस पोर्शन का बात कर रहे हैं कि इसको भी इंक्लूड करेंगे आप। आया बात समझ? जब आप सेमी सर्कल काट के हटा देते हो, यहां थोड़ा समझने का ट्राई करना। जब ये पूरा सर्कल था ना, तब तो आपका बाउंड्री एकदम गोल था पूरा यहाँ पे, ये वाला। उस टाइम पर ये जो बीच वाला पार्ट था, ये तो आपके बाउंड्री में इंक्लूड ही नहीं हो रहा था, ठीक है। तो उसका कोई बातचीत ही नहीं हो रहा था, बातचीत पूरा गोल का हो रहा था। और पूरा गोल का वैल्यू कितना रहता है? 2 पाई आर। अब जब आप इसको सेमी सर्कल की तरह काट के अलग कर देते तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि एक बाउंड्री आपका होगा सेमी सर्कल का ये वाला पार्ट, और साथ ही साथ जब इसको काट के अलग कर दिया है तो ये वाला पार्ट भी किसकी तरह बिहेव करेगा? आपके लिए बाउंड्री की तरह ही बिहेव करेगा, ठीक है। तो सेमी सर्कल का जब आप पेरीमीटर कॉल करते हो तो पेरीमीटर के टाइम पर आपको देखना होगा क्वेश्चन में या सिचुएशन के अंदर में कि पेरीमीटर के अंदर में आप सिर्फ इसको लेना चाहते हो या इसको भी इंक्लूड करना चाहते हो। अगर सिर्फ इस गोल वाले पार्ट को लेना चाहते हो तब कितना रहेगा आपके लिए? पाई आर। लेकिन अगर आप गोल वाला और ये डायमीटर पोर्शन दोनों लेना चाहते हो तो होगा आपके लिए पाई आर प्लस 2 आर,
ठीक है, क्योंकि ये वाला चीज क्या है हमारे लिए डायमीटर, और डायमीटर का वैल्यू कितना होता है 2r। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा याद रखेंगे कि एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, और पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल में एक बार के लिए मैंने लिखा है पाई आर प्लस 2r। लेकिन आप सिचुएशन को ढंग से देख लेना, कभी कभार सिर्फ पाई आर भी लेंगे और कभी कभार पाई आर प्लस क्या लेंगे हम लोग 2r। जब कभी भी हमको सिर्फ ये गोल वाला पोर्शन लेना होगा तब हम लेंगे पाई आर, और अगर गोल वाले के साथ में इसको भी लेना है आपको तो आप कितना लोगे, पाई आर प्लस 2r। ठीक है मेरे ख्याल में ये चीज। फिर इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग ये वाला है, इसको आप ध्यान से समझना। ये सपोज करो कि आप साइकिल, रिक्शा, गाड़ी, कोई भी चीज में जिसके अंदर में व्हील्स होता है उस पर बैठ के जब आप ट्रैवल करते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो आपको ये चीज रियलाइज होगा कि वो जो व्हील है वो बार बार गोल गोल घूमता रहता है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है जो हमको बताता है कि अगर व्हील को किसी पॉइंट ए से लेके किसी पॉइंट बी तक ट्रैवल करना है, यहां से लेके यहां तक, तो यहां से यहां तक ट्रैवल करने के लिए वो कितना गोल चक्कर मारेगा। आया बात समझ। मान लो कि आपका गाड़ी अभी खड़ा है कहीं पे, तो व्हील का एक पोर्शन जो है वो ग्राउंड से टच में होगा। जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे तो वहां तक जाने के चक्कर में जो आपका व्हील है वो सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स रोटेट हुआ होगा। ठीक है, कितना बार रोटेट हुआ होगा पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए, उसका फॉर्मूला ये वाला है। ठीक है, कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक का डिस्टेंस अगर आपको कवर करना है तो उसके चक्कर में आपका व्हील सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स रोटेट होगा। एंड द फॉर्मूला सेज कि नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ऑफ ए टू बी डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील, और सर्कमफेरेंस का मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ इस चीज को। आपको एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन अगर जाना है तो ऑब्वियसली जो आपका व्हील है वो बार बार क्या करेगा, रोटेट करता रहेगा। और अगर आपको ये पता करना है कि ए से लेके बी तक पहुंचने के चक्कर में मेरा व्हील कितने बार रोटेट हुआ, तो उसका आंसर होगा कि ए से लेके बी तक का जो टोटल डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय आपके व्हील का सर्कमफेरेंस कितना था या पेरीमीटर कितना था। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था व्हील के लिए हमारे पास, 2 पाई आर, क्योंकि सर्कल है वो। तो नीचे आपके पास में आ जाएगा 2 पाई आर और ऊपर आपके पास में क्या रहेगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, बस एक चीज का इसमें ध्यान रखना कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड का यूनिट और नीचे आपके 2 पाई आर में आर का यूनिट, उसको आपको सेम मेंटेन करना है। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिस्टेंस आपको किलोमीटर में दिया हुआ है और रेडियस आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है और फिर भी आप ये फॉर्मूला लगाए जा रहे हो, तो फिर आपका रॉन्ग आंसर आएगा। ठीक है, डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो रेडियस भी किलोमीटर में होना चाहिए। डिस्टेंस और रेडियस अगर मान लो कि सेंटीमीटर में, तो कन्वर्ट करो आप, या तो रेडियस को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो या किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। लेकिन डिस्टेंस का यूनिट और आपके सर्कमफेरेंस में रेडियस का यूनिट दोनों को आपको सेम मेंटेन करना, तब आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर मेरे ख्याल। तो एक ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इसके अलावा एक ये सिंपल सा आइडिया है, देखो कि कभी कभार 2 कंसेंट्रिक सर्कल आपको मिल सकता है। कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है, रिमाइंड कराओ मेरे को एक बार। 2 अलग अलग सर्कल जिनका रेडियस अलग अलग होगा, ठीक है, सेंटर लेकिन सेम होगा। जैसे आप यहां पर देखो कि एक अगर मैं एक्सटर्नल सर्कल का बात करूं तो ये हो गया एक्सटर्नल सर्कल, इसका सेंटर भी यही वाला है। और एक अगर मैं इंटरनल सर्कल का बात करूं तो ये हो गया इंटरनल सर्कल और इसका भी सेंटर यही वाला है। तो ये जो बाहर का और अंदर का 2 सर्कल मैं आपको दिखा रहा था ना यहाँ पर, ये दोनों सर्कल को आप कह सकते हो कि दे आर कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, बिकॉज दे आर हैविंग सेम सेंटर। लेकिन अंदर वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा, इतना, और बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा, इतना। अब इस सिचुएशन में कभी अगर आपको मानो कि इन दोनों सर्कल के बीच में फंसा हुआ जो एरिया है, जिसको मैंने यहाँ पर शेडेड रीजन से मार्क किया है, ये रीजन अगर आपको चाहिए तो इसको निकालने का बहुत ही सिंपल एक आइडिया होता है कि एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, शेडेड रीजन का एरिया अगर आपको चाहिए तो कैसे निकालोगे बताओ, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। एक बार फिर से रिपीट करो, कैसे निकालोगे, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। और दिमाग में अच्छे से विजुअलाइज, इमेजिन कर लो आप कि ये फॉर्मूला लगाने से आपको मिलेगा क्या। आपको मिलेगा ये शेडेड पोर्शन का एरिया। क्या मिलेगा आपको बताओ, शेडेड पोर्शन का एरिया। क्लियर है मेरे ख्याल में ये चीज में। इसी को थोड़ा और प्रॉपर्ली फॉर्मूला के हिसाब से अगर देखें तो ये ऐसा दिखेगा हम लोग को। देखो कि मान लो कि अगर मेरे को ब्लू वाले रीजन का एरिया चाहिए, ठीक है ना, तो मेरा लार्जर सर्कल का रेडियस कितना है यहाँ पर, कैपिटल आर, स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना है, स्मॉल आर। तो ब्लू वाले पार्ट का एरिया, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एरिया ऑफ स्ट्रिप इनक्लोज बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, या एरिया इनक्लोज बाय 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, बिगर सर्कल का एरिया, और पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, स्मॉलर सर्कल का एरिया। पाई को आप कॉमन ले सकते हो, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, उसको आप तोड़ सकते हो आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर के अंदर। हालांकि इतना तक नहीं जाना, बस ये पहला वाला लाइन याद रखना, उतना ही सफिशिएंट। और इस वाले पेज में अगेन आई विल से कि मैंने कुछ नया नहीं बताया, ऑलरेडी जो आपको यहाँ समझाया मैंने कि एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, लार्जर सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है, स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना है, स्मॉल आर, तो उसके हिसाब से यहाँ पर फॉर्मुला में इंप्लीमेंट कर दिया उसे। ठीक है मेरे ख्याल में ये चीज में।
ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का जो आपका थ्योरी है वो यहाँ एंड हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग पहला एक्सरसाइज जो है वो बिगिन कर सकते हैं। चलो देखो, पहला क्वेश्चन ये वाला है, ट्राई करो एक बार। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है आपको, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, मतलब 19 सेंटीमीटर का एक सर्कल है मेरे पास में और एक 9 सेंटीमीटर का भी सर्कल है मेरे पास में। मुझे एक ऐसे सर्कल का रेडियस बताना है जिसका पेरीमीटर इन दोनों के पेरीमीटर के सम के इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। इसका कुछ पेरीमीटर होगा, इसका कुछ पेरीमीटर होगा, और इन दोनों का पेरीमीटर का जो सम होगा दैट शुड बी इक्वल टू इसका पेरीमीटर, और इस वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा ये मेरे को बताना है। तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में आप इसको कैसे कर सकते हो, सोचो एक बार। इसका पेरीमीटर टेक्निकली होना कितना चाहिए, 2 इंटू पाई इंटू कितना 19 मेरे ख्याल। इसका पेरीमीटर कितना होना चाहिए बताओ, 2 इंटू पाई इंटू मेरे ख्याल में 9। और इसका अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप इसके रेडियस को थोड़ी देर के लिए कैपिटल आर मान लो, ठीक है। तो उसका पेरीमीटर कितना होना चाहिए बताओ, 2 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन लोग दोनों के पेरीमीटर का सम शुड बी इक्वल्स टू इसका पेरीमीटर, ठीक है। और आप हर पोजीशन से मेरे को लगता है कि 2 पाई 2 पाई 2 पाई कैंसिल ऑफ कर सकते हो, क्योंकि सब में कॉमन है वो वाला चीज। तो आप ऐसा सोचो कि हर टर्म को आपने 2 पाई से डिवाइड कर दिया, यहाँ से ओवरऑल क्या बचा बताओ 19, वहां से क्या बचा बताओ 9, दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का आंसर कितना आ गया आपका, मेरे ख्याल में 28 सेंटीमीटर, ये आंसर है। देखो आया समझ के नहीं आया, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो इसको ट्राई करो। चलो यहां देखो आओ करते हैं। इसमें मैं एक बार फिर से पूछता हूं, पिछले बार वाले में हमको क्या यूज करना था, पेरीमीटर का सम इक्वल्स टू उसका पेरीमीटर। इस बार क्या यूज करना है आप लोग बताओ, एरिया का सम इज इक्वल्स टू उसका एरिया। फर्स्ट वाले के लिए एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट वाले का आर कितना है 8, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 8 का स्क्वायर, प्लस इसका पाई आर स्क्वायर, तो इसका आर कितना है पाई इंटू मेरे ख्याल में 6 का स्क्वायर, इज इक्वल्स टू इसका आर कितना है कैपिटल आर, पता नहीं है आपको, तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। हर जगह से मेरे ख्याल में पाई 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 आप हटा सकते हो। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, 6 का स्क्वायर 36 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 100 और यहां से आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पर फिर से आप एक सवाल मेरे से पूछ सकते हो कि सर बाकी चैप्टर पढ़ाते समय तो आप बहुत होशियारी दिखाते हैं, आप बोलते हैं कि स्क्वायर हो इधर करो तो प्लस माइनस लगाओ, और इस बार आप छोड़ रहे हैं उसको। तो देखो यहाँ पर लॉजिक ये है कि जिस फिजिकल सिचुएशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, वहां पर वो क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकता, रेडियस का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसीलिए टेक्निकली उसको छोड़ा है। ऐसा नहीं कि मैथमेटिकली वो आ नहीं रहा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत करना इस चीज के अंदर। और फाइनल आंसर आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे ख्याल में। देखो इसको देखो, देखो इस क्वेश्चन में जहां तक मुझे समझ में आता है तो क्वेश्चन ये कह रहा है हम लोगों से कि ये एक पता नहीं कुछ बोर्ड है, ठीक है ना, जिसके अंदर में अलग अलग कलर का अलग अलग रीजन है, और सारे रीजन का सारे कलर के रिस्पेक्ट में हमको एरिया फाइंड करना। तो यू विल फाइंड कि गोल्ड वाला जो एरिया है ना वो एक कंप्लीट सर्कल है अपने आप। तो गोल्ड वाला एरिया फाइंड करने के लिए आप फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, पाई आर स्क्वायर, डन। लेकिन रेड वाला रीजन अगर आप देखोगे तो वो कंप्लीट सर्कल है कि एरिया बिटवीन टू सर्कल्स है, एरिया बिटवीन टू सर्कल्स है। तो रेड वाला रीजन ढूंढने के लिए कैन यू अप्लाई पाई आर स्क्वायर, या आपको लार्जर सर्कल माइनस स्मॉलर सर्कल का आइडिया लगाना पड़ेगा, लार्जर सर्कल माइनस स्मॉलर सर्कल। सिमिलर थिंग कुड बी सेड फॉर द ब्लू रीजन, सेम थिंग कुड बी सेड फॉर द ब्लैक रीजन, एंड सेम थिंग कुड बी सेड फॉर द व्हाइट रीजन, ठीक है। तब आपको पेयर बाय पेयर पेयर बाय पेयर वो निकालना है। कैलकुलेशन में परफॉर्म नहीं करूंगा, एक्सप्रेशन बना के मैं छोड़ देता हूँ, कैलकुलेशन आप लोग घर पे कर लीजिएगा, ठीक है। गोल्ड का बताइए मेरे को एरिया क्या होना चाहिए, गोल्ड के लिए सर्कल होगा या एरिया बिटवीन टू सर्कल होगा, सर्कल होगा कंप्लीट, और उस सर्कल का गोल्ड वाले सर्कल का रेडियस कितना आपके हिसाब से, रेडियस 10.5। तो फॉर्मूला आपका हो जाएगा गोल्ड वाले एरिया के लिए पाई आर स्क्वायर, और रेडियस आपका 10.5 है, तो इट विल बी पाई इंटू 10.5 का होल स्क्वायर। आया समझ, कैलकुलेशन आप कंप्लीट कर लीजिए। चले आगे यहां से, चलो ना। गोल्ड के बाद में मान लो कि मेरे को रेड वाला चाहिए, तो रेड वाले के लिए क्या लिखूंगा बताओ, मान लो कि रेड वाला चाहिए, तो रेड वाले के लिए पहले समझो गोल्ड वाले एरिया का रेडियस था 10.5, ठीक है। गोल्ड वाले एरिया का रेडियस कितना था 10.5, और ये वाले पोर्शन का मतलब ये जो रेड वाला पोर्शन है आपका, इस पोर्शन का भी जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ आपको 10.5। तो आउटर सर्कल का मान लो कि ये वाला पोर्शन भी अगर आपका
10.5 हो जाता है। तो यहां से लेके ये आउटर सर्कल का जो बाउंड्री है ये ओवरऑल कितना होगा, 10.5 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल में 21। तो रेड वाले रीजन के लिए अगर आप सोचोगे तो आउटर सर्कल का रेडियस आपका कितना आ रहा है 21, और इनर सर्कल का रेडियस कितना आ रहा है आपका 10.5। तो फॉर्मूला आपका क्या होना चाहिए रेड रीजन के लिए, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। आउटर सर्कल के टाइम पर रेडियस का वैल्यू आप यूज करोगे 21 और इनर सर्कल के टाइम पर आप रेडियस का वैल्यू यूज करोगे 10.5। तो आप सोचो कि आपका एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए। अभी फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ रेड वाले के लिए, तो पाई इंटू मेरे ख्याल में आउटर सर्कल के लिए 21 का स्क्वायर और इनर सर्कल के लिए पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर। ठीक है, इसको फिर आपको सिंप्लीफाई करना है। क्लियर मेरे ख्याल में। अब आप ट्राई करो मुझे ब्लू वाले के लिए बताने का, अगर हो सके तो। फर्स्ट वाले फोटो से सोच लो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां से स्टार्ट करके अगर ब्लू के बाउंड्री तक जाना है तो 10.5 एक बार, 10.5 दो बार और 10.5 तीन बार। आया बात समझ। तो ब्लू के बिल्कुल यहां तक के लिए जो है आउटर सर्कल तक के लिए 10.5 इंटू 3 वो कितना हो जाएगा बताओ, मेरे ख्याल में 31.5। सही कह रहा हूं। तो ये हो गया आपके लिए 31.5। और रेड वाले रीजन के लिए अगर आप सोचोगे तो यहां से लेके रेड वाले की बाउंड्री तक जाने के लिए 10.5 दो बार आया हो तो वो कितना रह जाएगा आपका 21। और इस बार भी फॉर्मूला आपका वही होगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, तो एक्सप्रेशन आपको कैसा दिखना चाहिए बताओ, पाई इंटू 31.5 का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू 21 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ दिखेगा ब्लू वाले के। ठीक है, चलें आगे। ब्लैक वाले के लिए बताओ, सोचो बिल्कुल यहां से बिगिन करके ब्लैक के बाउंड्री तक अगर आप जाना चाहते हो तो 10.5 कितने बार आया हो, 1 2 3 और 4। ठीक है, और 4 इंटू 10.5 कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल में 42 शायद। ठीक है, तो आउटर सर्कल का जो रेडियस है वो आपके लिए सिचुएशन में कितना हो जाएगा 42, और ब्लू वाले तक का रेडियस कितना आ रहा था हम लोग का 31.5। तो ये पोर्शन हो गया 31.5 और आपका आंसर हो जाएगा ब्लैक वाले के लिए पाई इंटू मेरे ख्याल में 42 का स्क्वायर और माइनस पाई इंटू 31.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और लास्टली व्हाइट वाले के लिए बताओ, ब्लैक वाले के लिए ये रहेगा। ठीक है, व्हाइट वाले का आप लोग ट्राई करें। फर्स्ट फोटो से रेफरेंस ले सकते हो, व्हाइट तक पहुंचने के लिए 10.5 कितने बार आया होगा, 1 2 3 4 5, और 5 बार अगर आया होगा तो क्या हो जाएगा 52.5। क्लियर मेरे ख्याल में ये चीज देखो यहाँ पे। तो इसमें आपका एक्सटर्नल बाउंड्री हो जाएगा मेरे ख्याल में 52.5 और इंटरनल बाउंड्री कितना रहेगा 42 जो लास्ट टाइम आया था। तो ये रह जाएगा आपका 42। और व्हाइट रीजन का फिर एरिया क्या होना चाहिए बताओ, करो सब लोग ट्राई करो, पाई इंटू 52.5 का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू 42 का स्क्वायर। ऑब्वियसली एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है कोई एक स्ट्रिप या दो स्ट्रिप का आपको एरिया पूछ ले, इतना सारा एक साथ तो नहीं पूछे। ठीक है, क्लियर है वैसे मेरे ख्याल में। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये जो क्वेश्चन है ये इस वाले आइडिया पे बेस्ड है जो हमने डिस्कस कर रखा है। एक बार फिर से दिखा देता हूं। देखो यहाँ नंबर ऑफ रोटेशन इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस या फिर पेरीमीटर ऑफ द व्हील। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप देखो कि आपको टोटल डिस्टेंस कवर्ड का वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है कि वो भी नहीं दिया हुआ है। मेरे ख्याल में वो भी नहीं दिया हुआ, आपको दिया हुआ है कि इतने के स्पीड से आप ट्रेवल करोगे और इतने टाइम के लिए आप ट्रेवल करोगे। तो हम जानते हैं कि स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो पहले मेरे को वही निकालना पड़ेगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल्स टू होगा स्पीड इनटू टाइम। लेकिन फिर से एक झमेला है, थोड़ा सा झमेला क्या है कि ये जो है ये 66 किलोमीटर पर आवर के फॉर्मेट में है और ये बेचारा 10 मिनट्स के फॉर्मेट में। तो दोनों का जो टाइम है वो तो सेम फॉर्मेट में होना चाहिए, ये तो दोनों जगह आवर हो या फिर दोनों जगह क्या हो मिनट्स हो। इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना थोड़ा सा लंबा पड़ेगा हम लोग के लिए, तो हम मिनट्स को ही आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 मिनट्स को अगर आप आवर में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा बताओ, 10 डिवाइडेड बाई 60 आवर्स।
आई होप ये समझ में आता होगा कि 10 मिनट्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 60 और जो भी वहां से आंसर आएगा दैट मच अमाउंट ऑफ आवर्स। ठीक है मेरे ख्याल में। तो स्पीड की जगह पर आप क्या बिठा सकते बताओ, मेरे ख्याल में 66। ठीक है, और टाइम की जगह पर आपको 10 मिनट्स नहीं बिठाना चाहिए, क्या बिठाना चाहिए आपको 10 डिवाइडेड बाई 60 ही लिख देता हूं मैं एक बार। ठीक है, तो उससे दोनों का टाइम यूनिट क्या हो जाएगा आवर्स, और कैंसिल वैंसिल हो गए, यहाँ पर यूनिट क्या बचेगा आपके पास में किलोमीटर। ठीक है मेरे ख्याल में, यहाँ से 0 0 गया और इसको भी काटोगे तो ये 11 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 11 किलोमीटर। ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हील। क्लियर है मेरे ख्याल में। और फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको और क्या चाहिए होगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील का फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर। लेकिन एक समस्या है कि ये किलोमीटर में है और वो जो आर हमको दिया हुआ है वो दिया हुआ है हमको सेंटीमीटर। तो दोनों को हमको ना सेम जगह पे ले जाना पड़ेगा। हम एक को सेंटीमीटर में और एक को किलोमीटर में तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो एक अप्रोच ये हो सकता है कि किलोमीटर को आप टोटली किस में कन्वर्ट कर दो, सेंटीमीटर में, और दूसरा हो सकता है कि सेंटीमीटर को किलोमीटर में कर दो, और एक और हो सकता है कि ना किलोमीटर पे जाओ ना सेंटीमीटर पे जाओ, दोनों को थोड़ा थोड़ा मूव ऑन करो। तो किलोमीटर को मीटर पे ले जाओ और सेंटीमीटर को भी आप मीटर पे ले जाओ और वहां से आपका काम बन जाएगा। क्लियर है, तो वही वाला काम हम करेंगे। 11 किलोमीटर का मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ 11,000 मीटर मेरे ख्याल। इसको यहाँ छोड़ दो और सरकमफेरेंस आपका क्या हो जाएगा बताओ 2 पाई आर, और 2 पाई आर आपके लिए हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर के जगह पर 80 सेंटीमीटर जो आपको दिया हुआ है, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो 80 डिवाइडेड बाई 100 मीटर। तो ये हो जाएगा आपका 80/100। ठीक है मेरे ख्याल में। अब दोनों का यूनिट किस में चला जाएगा बताओ, मीटर में। ज्यादा लंबा पड़ जाएगा, मतलब और 2 0 आ जाएगा आपके पास। हालांकि वैसे कोई बात नहीं, कैंसिल वैंसिल तो हो ही जाएगा। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक। अच्छा हाँ, एक और थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ये अपने को डायमीटर मेंशन करके दिया होता तो 80 की जगह पर ये कितना हो जाएगा बताओ 40। 80 से पहले 40 सेंटीमीटर आपका रेडियस। ठीक है, और इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करते हो तो ये हो जाएगा आपके लिए 40 डिवाइडेड बाई 100। इसको हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 40। ठीक है मेरे ख्याल में। अब फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, नंबर ऑफ रोटेशन इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस। तो डिस्टेंस आपका हो गया 11,000 और नीचे आपके लिए आना चाहिए ये वाला 2 इंटू 22/7 इंटू मेरे ख्याल में 40/100। दिस इज इक्वल्स टू 11,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय, या इंटू 7 भी कर लो आप, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 40, ऐसा कुछ। पहले तो एक जीरो गया, उसके बाद में 11,000 को आप 1,000 कर दो, इसको कर दो आप 2, चलेगा मेरे ख्याल में। ठीक है, 11 से उड़ा दिया दोनों को, फिर 2 इंटू 2 कितना हो गया आपके लिए 4, या काटो एक एक करके 2 से काटो इसको, कितना हो जाएगा ये वाला 5, फिर इस 2 से वापस काटो, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में कितना 500, और इस 4 से 500 को भी काट लो तो कितना हो जाएगा बताओ 250 नहीं 125 से। ठीक है, सही कह रहा हूं शायद, चलेगा। और फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो कितना आ रहा है 125 इंटू 5 इंटू 7 4375 आ रहा होगा शायद। दिस इज इक्वल्स टू 4375। यही है आपका नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या नंबर ऑफ रोटेशन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ो एक बार और खुद से करने की कोशिश भी करो। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन ही है ये वाला भी। इसमें बोल रहा है कि इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, मतलब एक ऐसा सर्कल है जिसका पेरीमीटर का वैल्यू और एरिया का वैल्यू सेम टू सेम, ऐसा ये बोल रहा है, तो वैसे सर्कल का रेडियस कितना होना चाहिए ये आपसे पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, आप तो पेरीमीटर इक्वल से क्या कर दो एरिया,
पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है आपके लिए 2πr, तो उसको उससे रिप्लेस कर दो, तो यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल में 2πr। और एरिया का फॉर्मूला क्या है πr², यहाँ उससे रिप्लेस कर दो, मेरे ख्याल में पाई गॉन, और एक r भी काट लो आप यहाँ से, ठीक है। तो r का आंसर कितना आ जाएगा आपके 2 सेंटीमीटर नहीं कहेंगे हम लोग, 2 यूनिट्स बोलना ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि सेंटीमीटर का कहीं कुछ हिंट है नहीं हमारे पास, ये मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो रेडियस इक्वल्स टू 2 यूनिट्स चलेगा मेरे ख्याल में। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट पूरा खत्म। नेक्स्ट आप लोग देख लो, इसको एक बार समझा ही देता हूं, लिखो मत, लिखने में टाइम बहुत लगेगा। पहला टॉपिक है आपका सेक्टर, ठीक है ना। सेक्टर क्या होता है, इसको आप कॉमन सेंस से इससे समझ सकते हो, जो भी पिज्जा आप खाते हो उसको आप कह सकते हो सेक्टर। सेक्टर का मतलब हो गया कि एक सर्कल रहेगा आपके पास में, आप बाउंड्री से 2 रेडियस यूज कर लीजिए, और उस 2 रेडियस के बीच में फंसा हुआ जो पोर्शन होगा, छोटा वाला चाहे बड़ा वाला, दोनों को बोला जाता है सेक्टर। छोटा वाला पोर्शन को क्या बोला जाता है माइनर सेक्टर, और बड़ा वाला पोर्शन को क्या बोला जाता है मेजर सेक्टर, बट बोथ आर सेक्टर, ठीक है। और दोनों अगर इक्वल हो गया तो उसको फिर हम लोग बोलेंगे सेमी सर्कल, तब फिर सेक्टर वाला टर्म यूज नहीं करेंगे। आया बात समझ। तो आप देखो इस फोटो के अंदर में कि सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज पार्ट ऑफ अ सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड देयर इंटरसेप्टेड आर्क। इंटरसेप्टेड आर्क मतलब ये वाला, ठीक है ना। और बड़े वाले को हम बोलेंगे मेजर सेक्टर, छोटे वाले को हम लोग बोलेंगे माइनर सेक्टर। पिज्जा वाला एग्जांपल भी आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इसके बाद में क्या है कि सेक्टर से एसोसिएटेड 2 फॉर्मूला है, एक है सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला और एक है सेक्टर के पेरीमीटर का फॉर्मूला, आपको दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एरिया ऑफ द सेक्टर। मान लो कि आपके पास में इस टाइप का कोई एक सेक्टर है, ब्लू वाला का भी बात कर सकते हो, येलो वाला का भी बात कर सकते हो, दोनों ही चलेगा। सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फिर से रिपीट करता हूँ, थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वेयर थीटा इज द एंगल फॉर्म्ड एट द सेंटर ऑफ द सेक्टर, ठीक है। सपोज करो रैंडमली, मान लो कि इसका वैल्यू कुछ होता लेट्स से 100 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना होता बताओ, मेरे ख्याल में 260 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल कितना होना चाहिए 360 डिग्री। आया बात समझ। इस सिचुएशन में इस पोर्शन का जो एरिया होता वो होता 100 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो भी आर रहेगा वो आर हम वहां पे बिठा देंगे। और इसी सिचुएशन में से येलो वाले पोर्शन का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 260 डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला रहेगा। मतलब ये फॉर्मूला दोनों पे काम करता है, माइनर पे भी काम करेगा और मेजर पे भी काम करेगा। आपको बस इतना ही देखना है कि जिस सेक्टर का आप एरिया निकालना चाहते हो उसका सेंटर पे बनने वाला एंगल आपका कितना आ रहा है, और अकॉर्डिंगली आपको फॉर्मूला लगा देना कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहां पर थीटा क्या रहेगा आपका सेक्टर का एंगल, आर क्या रहेगा आपका रेडियस, ठीक है। एंड द फॉर्मूला विल वर्क फाइन फॉर बोथ द सेक्टर्स, माइनर एज वेल एज मेजर। चलो आगे यहां से नेक्स्ट आता है आपका लेंथ ऑफ आर। अब लेंथ ऑफ आर का क्या मतलब है, देखो कि जैसे ये वाला आपका सर्कल हो गया पूरा का पूरा, लेट्स से कि हम ब्लू वाले पोर्शन का बात करें, तो ब्लू वाले पोर्शन के अंदर में ये जो बाउंड्री के अलोंग जो पोर्शन आप इंटरसेप्ट करोगे ना अपने इस सेक्टर के थ्रू, इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ आर। क्या बोलते हैं इसको बताओ, लेंथ ऑफ आर। और इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जैसे पिछले बार क्या था थीटा डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सिंस आप एरिया निकालने का ट्राई कर रहे थे। और लेंथ ऑफ आर अगर आप निकालने का ट्राई करोगे तो आपका फॉर्मूला होगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। ये ऐसा सोचो कि थीटा अपॉन 360 इंटू टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितना होता है 2 पाई आर। और यहाँ पर भी वही फॉर्मेट है थीटा अपॉन 360 इंटू टोटल एरिया, क्योंकि इस बार आप एरिया ढूंढ रहे थे और यहाँ पर आप क्या ढूंढ रहे हो, लेंथ ऑफ आर्क ढूंढ रहे हैं। क्लियर है मेरे ख्याल में। ये फॉर्मूला भी दोनों पे बहुत बढ़िया वर्क करेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, बहुत बढ़िया वर्क करेगा। इससे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, देखो यहाँ पे सपोज करो कि इस एंगल का वैल्यू लेट से इस बार 150 ले लेता हूँ, तो कैन यू फर्स्ट टेल मी कि इसका एंगल का वैल्यू कितना हो, 210 होना चाहिए मेरे ख्याल में, सही कह रहा हूँ क्या, आया बात समझ। तो ये जो ग्रीन वाला मैंने मार्क किया है, इस ग्रीन वाले का लेंथ कितना हो जाएगा बताओ, 150 डिवाइडेड बाई 360 इंटू क्या 2 पाई आर। देखो आया समझ कि नहीं आया समझ, ठीक है। और पूरे सर्कल में इस ग्रीन वाले पार्ट को छोड़ के बचा हुआ जो ब्लैक बाउंड्री है आपके पास, उस ब्लैक बाउंड्री का लेंथ कितना होगा बताओ, 210 डिवाइडेड बाई क्या 360 इंटू क्या 2 पाई। देखो आया समझ कि नहीं आया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना है। इसके अलावा एक सेकंड रुकना, पहले इस पे थोड़ा और कमेंट कर देता हूं। इसके अलावा सपोज करो कि मैं अगर आपसे पूछूं कि इस ब्लू वाले का मेरे को टोटल पेरीमीटर चाहिए, ब्लू वाले सेक्टर का, इसका आंसर क्या होना चाहिए, थोड़ा सोच के जवाब दो। मैं एक बार पहले ये सारा दिखा देता हूं आपको वापस।
अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे सुन। आप अच्छे से सब चीज को समझो। हाँ, पहले समझो कि सेक्टर बोलते किसमें, तो सेक्टर इस टाइप के पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, ये पहला बात हो गया। दूसरा बात हो गया कि सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला क्या है, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहां पर थीटा का मतलब क्या होगा, आपके सेक्टर में बनने वाला एंगल, ठीक है, और आर का मतलब आपका रेडियस हो गया। उसके बाद में आता है आपके लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क मतलब जो आपका सेक्टर है उसके अंदर में आपने सर्कल के बाउंड्री का कितना पोर्शन यूज किया, ये मतलब है लेंथ ऑफ आर्क का, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला होगा आपके पास में थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। यहाँ तक ठीक है सब कुछ। और ये जो फॉर्मूला है ये मेजर आर्क के लिए भी काम करेगा और ये माइनर आर्क के लिए भी काम करेगा, ठीक है। बस आपको थीटा जो है वो ढंग से बिठाना है उसके। यहाँ तक ओके है सब कुछ। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस माइनर आर्क के लिए मेरे को बताओ कि टोटल पेरीमीटर या टोटल बाउंड्री लेंथ कितना होगा। तो जब मैं टोटल बाउंड्री लेंथ का बात करता हूं तो आई थिंक ये पोर्शन और ये पोर्शन भी मेरे को इंक्लूड करना चाहिए। मतलब टोटल बाउंड्री फॉर वन सेक्टर अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर में मेरे को ऐसा लगता है कि ये पूरा चीज ही आएगा। बात समझ, इसमें से ये वाला जो पोर्शन है ना आपका, वो तो आप ये वाले फॉर्मूला से निकाल सकते हो, लेकिन जो ये पोर्शन और ये पोर्शन है ये क्या होगा आपके लिए बताओ, रेडियस। आया बात समझ। तो ये एक चीज भी आप लोग थोड़ा दिमाग में रखना। मैं लिख देता हूं यहां पर, पेरीमीटर ऑफ यहां पर मान लो कि मैं माइनर का बात कर रहा हूं, एक बार माइनर सेक्टर। तो पेरीमीटर के लिए इट विल बी, अगर मैं 150 के कॉन्टेक्स्ट में ही बोलूं तो 150 बाई 360 इंटू 2 पाई आर। इससे ये वाला सेगमेंट कवर होगा, प्लस एक बार रेडियस इस पोर्शन के लिए, प्लस एक बार और रेडियस इस पोर्शन, ठीक है। और सिमिलरली सपोज करो कि मैं अगर मेजर आर्क के लिए टोटल पेरीमीटर लिखना चाहूँ, मतलब मेजर सेक्टर के लिए, इसका पेरीमीटर कितना हो बताओ। ये एंगल अगर 150 है तो ये एंगल कितना होगा 210। तो इसका जो बाउंड्री के अलॉन्ग जो भी पोर्शन आ रहा है वो क्या हो जाएगा 210 बाई 360 इंटू वट 2 पाई आर, और प्लस क्या होना चाहिए एक बार रेडियस और एक और बार रेडियस, तो क्या आ जाएगा आपके पास में ट्वाइस आर। और एकदम जनरल कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बोलूं तो ये तो हो गया लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का मतलब देखना ध्यान से, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब ये पोर्शन, ठीक है। लेकिन अगर आप टोटल पेरीमीटर का बात करोगे तो फिर फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। पेरीमीटर इक्वल्स टू होगा थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, जो भी आपको लेंथ ऑफ आर्क मिलेगा, प्लस 2 बार आपको रेडियस इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपके पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ चलो देखो एक बार, ओवरऑल आपको मोटा मोटा 3 फॉर्मूला मिला है यहाँ पर। एक फॉर्मूला क्या जिसका मिला बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर। बोलो सब लोग बोलो, किसका फॉर्मूला मिला बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर का। क्या है वो फॉर्मूला, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको 3-4 बार बोलो एक बार, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक बार और बोलो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक बार और बोलो, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। दूसरा आपको मिला लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। और लेंथ ऑफ आर्क का मतलब ये वाला पोर्शन, इसका फॉर्मूला क्या है बताओ, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। फिर से रिपीट करूं, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। और तीसरा फॉर्मूला आपको मिला कि पूरे सेक्टर के पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो पूरे सेक्टर के पेरीमीटर के लिए एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, फिर से देखो, लेंथ ऑफ आर्क भी लेना है और 2 बार आपको रेडियस भी लेना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर। फिर से बोलो, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, आ गया समझ। ओके, इसके बाद में आता है एक नया सवाल जिसको हम लोग बोलते हैं सेगमेंट। सेक्टर अलग चीज है, सेगमेंट अलग चीज। सेक्टर क्या है, सेक्टर का मतलब है कि 2 रेडियस आप ऐसे ऐसे यूज करो और इसके बीच में फंसा हुआ ये वाला इस टाइप का पोर्शन जिसको हम लोग पिज्जा के शेप में खाते हैं। सेगमेंट का मतलब होता है कि अगर आप सपोज करो कि अपने सर्कल के अंदर में कहीं पर भी एक कॉर्ड बना देते हो। क्या बना देते हो, कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब जानते हैं हम लोग क्या होता है, क्या होता है कॉर्ड का मतलब, लाइन जॉइनिंग टू बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है। लाइन जॉइनिंग टू बाउंड्री पॉइंट। देखो ये एक बाउंड्री पॉइंट है, ये एक बाउंड्री पॉइंट है, और इन दोनों को ज्वाइन करने वाला कोई भी लाइन अगर आप ड्रॉ करते हो तो इसको क्या बोलोगे आप, कॉर्ड। कॉर्ड बनाने के बाद में यू विल फाइंड कि वापस से सर्कल का जो पूरा एरिया है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो, एक छोटा पार्ट और एक बड़ा पार्ट, ठीक है। और इस टाइप के फॉर्मेट में, ये इस टाइप के शेप में जो भी एरिया आएगा आपके पास में, उस एरिया को बोला जाता है सेगमेंट। अगर ऐसे ट्राइंगल के शेप में कुछ आएगा आपके पास में ऐसा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेक्टर। और इस टाइप का अगर एरिया आएगा आपके पास में तो उसको क्या बोलोगे आप, सेगमेंट। वापस से जो छोटा वाला एरिया होगा उसको क्या बोलोगे आप, माइनर सेगमेंट। जो बड़ा वाला एरिया होगा उसको क्या बोलोगे आप, मेजर सेगमेंट। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक।
और वापस से अगर आपका ए बी गलती से डायमीटर हो गया तो दोनों पार्ट क्या हो जाएगा आपका सेमी सर्कल, तब माइनर मेजर का कॉन्टेक्स्ट हम लोग यूज नहीं करें। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक, एक बार पढ़ लो इसको। द पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय अ कॉर्ड एंड इट्स करेस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। छोटा वाला एरिया को माइनर सेगमेंट, बड़ा वाला एरिया को क्या बोलोगे आप, मेजर सेगमेंट। नेक्स्ट हमको पढ़ना है कि कोई भी माइनर सेगमेंट का एरिया आप कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फोटो को एक बार है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। देखना आप ध्यान से, मान लो कि ये आपका सर्कल है, पहले हम एक जनरल फॉर्मूला का बात करेंगे। हाँ, और मान लो कि सर्कल के अंदर में ये कोई कॉर्ड आप बना देते हो ऐसे रैंडम, ठीक है। और आपको सपोज करो कि इसके अंदर जो भी ये एरिया फंसा हुआ है, ये वाला, ये निकालने का काम दिया गया है, ठीक है। और आपको इसके लिए दो तीन चीज बताया हुआ रहेगा कि सर्कल का अपना डायमीटर कितना है, ये बता, मतलब डायमीटर है, रेडियस आपको दिया हुआ रहेगा बेसिकली। रेडियस सपोज करो कि आर है, ये आपको बताया हुआ रहेगा। और सेंटर पे जो एंगल बन रहा है आपको ये भी बताया हुआ रहेगा, मानो कि ये थीटा, ठीक है। और इस सिचुएशन में आपको ये शेडेड पोर्शन का एरिया चाहिए, तो कैसे निकाल सकते हो ये बताओ। देखो मैं फिर से बोलता हूँ, एक सिंपल सा टास्क है मेरे पास में, इतना इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहेगा अवेलेबल। हाँ, कि रेडियस क्या है इस सिचुएशन में, सेंटर पे एंगल क्या बन रहा है, ये भी अवेलेबल रहेगा आपको। और आपको बोलेगा कि इस सिचुएशन में सेगमेंट वाले पोर्शन का आप जो है वो एरिया बताओ मेरे, ठीक है। तो पहले इसका मैं एक जनरल डिस्कशन आपके साथ में शेयर करूंगा। जनरल डिस्कशन ऐसा हो सकता है, देखो कि अगर सपोज करो कि मैं इस पॉइंट से लेके इस रास्ते जाऊं ऐसे, तो ये शेप आपको क्या चीज का दिखाई दे रहा है, सेक्टर का दिखाई दे रहा है। और सेक्टर का एरिया निकालना आता है हमको थीटा और रेडियस के हेल्प से, ठीक है ना। तो मैं पहले बात करता हूं एरिया ऑफ सेक्टर का, सोचना थोड़ा ध्यान से। हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर ये कितना हो जाएगा मेरे लिए, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर। आई होप समझ में आ रहा है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस सेक्टर के अंदर में व्हाट डू यू फील, इस सेक्टर के अंदर में व्हाट डू यू फील कि इस सेगमेंट वाले पोर्शन के अलावा और क्या है इसके पास एक्स्ट्रा। ट्राइंगल एक्स्ट्रा है मेरे ख्याल, नहीं फिर इसको रुकने दो, बहुत ज्यादा ही रुके। मेरे ख्याल में ये जो पोर्शन आप देख रहे हो यही तो एक्स्ट्रा है आपके पास। इफ यू टॉक अबाउट सेक्टर, आया बात समझ। और ये पोर्शन आपको कौन सा शेप की तरह रियलाइज हो रहा है, आई थिंक ट्राइंगल की तरह रियलाइज हो रहा हो। तो इस फोटो से हम क्या कह सकते हैं, देखो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट, या माइनर सेगमेंट बोलना ज्यादा अप्रोप्रिएट है, माइनर सेगमेंट। देखो ये बात आपको समझ में आता है, और ये चीज अगर क्लियर है तो फिर अपन थोड़ा आगे बात कर सकते। देखो ये ओके है, एरिया ऑफ माइनर, देखो ये स्टेटमेंट ठीक है आपके हिसाब से, ये ठीक नहीं है, ठीक है मेरे ख्याल में। अब यहां पर आपको क्या जानने में इंटरेस्ट है, मेरे ख्याल में आपको ये जानने में इंटरेस्ट है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो सकता है ये बताओ, इस चीज को इस तरह धक्का मार दो आप तो क्या मिलेगा आपको बताओ, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ क्या ट्राइंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्या माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये है, आप ऐसा समझो कि मेन रिजल्ट, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, या सॉरी एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ब्रॉड जनरल थॉट है जो हर सिचुएशन में अप्लाई हो। देखो ये वाला लाइन आया समझ में कि नहीं आया समझ। इफ यू टेक द होल सेक्टर यू विल फाइंड द सेक्टर इज ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, एक एरिया ऑफ ट्राइंगल रहेगा, दूसरा एरिया ऑफ क्या रहेगा, सेगमेंट रहेगा। और अगर आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जानने में इंटरेस्ट है तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर द फॉर्मूला कि एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ क्या हो जाएगा आपके लिए, ट्राइंगल, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूं एक जगह कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू
एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इसको आप लोग अपने दिमाग में अच्छे से डालो कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू, ये वाला आइडिया रहेगा हमारे पास। ठीक है, चाहो तो लिख भी सकते हो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक। अब इसके बाद में देखो, मैं सच्ची बताऊं तो ये एक बार दिखा दिया आपको, लेकिन क्वेश्चंस करते समय हम इसको भी यूज नहीं करेंगे, हम और थोड़ा प्रिसाइज हो जाएंगे इन द सेंस कि एग्जाम के अंदर में ये जो आपको ऊपर वाला ट्राइंगल वाला पोर्शन दिख रहा है ना, ये तीन ही टाइप का हो सकता है। तीन ही टाइप का क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता देता हूँ। एक हो सकता है कि ये जो थीटा है इसका वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा 90 डिग्री, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। अनदर पॉसिबिलिटी इसके थीटा का वैल्यू आपको दिया रहेगा 60 डिग्री, एंड अनदर पॉसिबिलिटी इसकी थीटा का वैल्यू आपको दिया रहेगा 120 डिग्री। इस तीन एंगल के अलावा कोई चौथा एंगल आपके सिलेबस में है ही नहीं। आया बात समझ? थीटा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बताओ मेरे को? 90 डिग्री और बोलो, 60 डिग्री और बोलो, 120 डिग्री। ये चीज समझ में आ रहा है? अब मैं एक एक करके सारा का सारा सिचुएशन जो है वो आपके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ कि 90 डिग्री के टाइम पर क्या होगा, 60 डिग्री के टाइम पर क्या होगा और 120 डिग्री के टाइम पर क्या होगा। और तीनों सिचुएशन में जो भी रिजल्ट मेरे को मिलेगा ना, उसको हम डायरेक्टली फॉर्मूला की तरह याद रखेंगे। हमको बार बार उसका डेरिवेशन दिखाने का जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि वी विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है, इसको भी सॉल्व करके जो एकदम प्रिसाइज फॉर्मूला मेरे पास में आएगा ना, मैं फ्यूचर में उन फॉर्मुलाज को यूज करूँ। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि ये वाला एंगल कितना है। 90 डिग्री के सिचुएशन का अलग फॉर्मूला होगा, 60 डिग्री के सिचुएशन का अलग फॉर्मूला होगा और 120 डिग्री के सिचुएशन का अलग फॉर्मूला होगा। क्लियर मेरे ख्याल में यहाँ तक? अब उन तीनों पे एक बार थोड़ा थोड़ा हम लोग बात करने का ट्राई करते हैं। सपोज करो कि आप पहले 90 डिग्री का सिचुएशन फेस कर रहे हैं। मान लो कि ऐसा कुछ है आपके पास में। ठीक है, एक ऐसा, एक सपोज करो कि ऐसा, एक सपोज करो कि ऐसा, और मान के चलो कि ये वाला जो एंगल है ये सपोज करो कि 90 डिग्री और आपको ये एरिया चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका ये फॉर्मूला होगा यहाँ पर वो क्या होना चाहिए बताओ? मतलब फॉर्मूला का फॉर्मेट तो मेरे ख्याल में यही वाला होना चाहिए। तो एरिया हो माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू, यहां होना चाहिए मेरे ख्याल में एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता था रिकॉल करो? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एक बार फिर से रिपीट करो, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ के सेक्टर का क्या आपको थीटा पता चल गया? थीटा इक्वल्स टू कितना यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर? 90 डिग्री। तो आपके इस वाले पार्ट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए बताओ मेरे को? करो, ट्राई करो सब लोग। इट शुड बी 90 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आप जरा सोचो कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा जो ट्राइंगल है आपका, और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर में आप एरिया कैसे निकाल सकते हो? हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। और बेस और परपेंडिकुलर कौन होता है? 90 डिग्री से एसोसिएटेड साइड। जो ऑपोजिट वाला है वो तो क्या बनेगा? हाइपोटेन्यूज। बाकी जो दो साइड है आपका उसमें से एक बेस होगा और एक क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो ये जो ट्राइंगल वाला पोर्शन है इसका एरिया मेरे ख्याल में क्या होना चाहिए बताओ? हाफ इंटू, इसको बेस मान लो और इसको परपेंडिकुलर मान लो, तो हाफ इंटू आर, जो टेक्निकली कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपके लिए 90 डिग्री के सिचुएशन का प्रिसाइज फॉर्मूला कि 90 डिग्री वाला सेगमेंट जब भी आपको ढूंढना है माइनर सेगमेंट, आप सीधा ये फॉर्मूला यूज करो। देखो क्लियर है कि नहीं? रिपीट करूं कि हो जाएगा? श्योर? ओके, थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। 90 360 कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर बताओ? 1 और 4, सो इट विल बी 1/4 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ आर स्क्वायर। ये याद रखना, ठीक है? फिर सपोज करो कि नेक्स्ट सिचुएशन आपके पास में हो सकता है, एक सेकेंड, मान लो 60 डिग्री। सपोज करो कि इसको मिटा दूं और ये भी हटा देता हूं, फिर रेडियस मान लो कि आर ही है आपका, और जो एंगल है वो थोड़ी देर के लिए आप मान के चलो कि 60 डिग्री हो गया। तो सोचो तो क्या चेंजेस आएगा इसके चक्कर में? मेन फॉर्मूला का फॉर्मेट तो यही रहेगा कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है मेरे ख्याल में यहां तक?
एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या फॉर्मूला प्रपोज कर सकते हो इसमें? 60/360 इंटू क्या, पाई आर स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए क्या हो सकता है? हाफ आर स्क्वायर तो पिछले बार काम कर रहा था, इस बार काम नहीं करेगा, इस बार एंगल 60 डिग्री है। बेस किसको मानोगे, हाइट किसको मानोगे? ठीक है, हाइट क्या मानोगे? चलो अब मैं कुछ नया प्रपोज करता हूं। यहाँ पर ये अगर 60 डिग्री है और ये वाला अगर रेडियस है, तो एक बात तो हम पक्का पक्का जानते हैं कि इस वाले को भी क्या होना पड़ेगा बताओ, रेडियस, क्योंकि दोनों सेंटर से लेके बाउंड्री तक का डिस्टेंस है। तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये एक टाइप से अभी आपके लिए क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम। आया बात समझ? एंड ऑलरेडी इट विल बी गिवन टू यू कि ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। लेकिन आइसोसेलेस के आइडिया से इसका वैल्यू अगर x लेते तो इसका वैल्यू भी कितना होना पड़ेगा, x, और तीनों मिला के एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा बताओ, 60 + x इक्वल्स टू हाउ मच, 180। यहाँ से ट्वाइस x इक्वल्स टू आई थिंक 120, ठीक है, और x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 60। तो यहां से आपने डिस्कवर किया कि x का वैल्यू 60 और ये वाले x का वैल्यू भी 60। तो ऑल टुगेदर यू कैन से कि 60 डिग्री का अगर आपका सेक्टर है ना, तो जो बनने वाला ट्राइंगल है आपका, वो पक्का पक्का कौन सा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के डायरेक्ट एरिया निकालने कोई फॉर्मूला है हमारे पास? आई थिंक यस। क्या है फॉर्मूला बताओ? तो इस बार आपका फॉर्मूला हो जाएगा √3/4 इंटू साइड्स, ठीक है। तो 90 डिग्री वाला सिचुएशन अगर रहा तो ये फॉर्मूला है आपका अल्टीमेट, और अगर सपोज करो कि 60 डिग्री वाला सिचुएशन रहा तो ये फॉर्मूला है आपका अल्टीमेट। यहाँ पर भी थोड़ा सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हैं, लेट्स से कि ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6। सो इट विल बी 1/6 पाई आर स्क्वायर और माइनस √3/4 इंटू आर स्क्वायर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? ठीक है मेरे ख्याल। चले आगे यहाँ से। इसके अलावा एक सिचुएशन और जो आपके सिलेबस में हो सकता है वो है 120 डिग्री, ठीक है। ये जो सेंटर वाला एंगल है ये आपको दे दिया जाएगा 120 डिग्री, इट विल बी 120 डिग्री, रेडियस विल बी आर। इस सिचुएशन में देखो, अभी सिंस आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाया नहीं है तो मैं ज्यादा बात बहस तो नहीं कर सकता हूं आपके साथ। एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा बताओ, 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर। और सरप्राइजिंगली एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला सेम टू सेम इक्विलेटरल जैसा ही होगा, √3/4 इंटू आर स्क्वायर। ये क्यों होगा, कैसे होगा, ये मैं आपको भविष्य में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा ना उसके बाद एक्सप्लेन कर दो। लेकिन अभी के लिए आप ये मान के चलो कि 60 डिग्री के सिचुएशन में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको यूज कर रहे हैं √3/4 इंटू आर स्क्वायर, और 120 डिग्री के सिचुएशन में भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, √3/4 इंटू आर स्क्वायर। वैसे जो सेक्टर वाला पोर्शन है वो 60 डिग्री के टाइम पर होगा 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और 120 डिग्री के टाइम पर होगा 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? आया समझ? एक बार मैं फिर से रिपीट करवाना चाहूंगा आपके साथ में। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पढ़ रहे हैं हम, क्या पढ़ रहे हैं बताओ, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कितने टाइप का सिचुएशन एनकाउंटर हम कर सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए? 3। क्या क्या? 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। फिर से रिपीट करो, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री। 90 डिग्री के टाइम पर फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, 90, 60, 120, 30 नहीं है, ठीक है। चलो 90 डिग्री के टाइम पर फॉर्मूला क्या बताऊं, ये आप इसी को याद रखो, कोई बात नहीं, सिंप्लीफाई करके इतना तो खुद ही कर लोगे आप। बोलो मेरे को, बिना देखे बताओ आप। 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर। फिर से रिपीट करो, 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर, ठीक है। 60 डिग्री के टाइम पर फॉर्मूला क्या रहेगा, 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू आर स्क्वायर। और 120 डिग्री के टाइम पर फॉर्मूला क्या रहेगा, 120/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू आर स्क्वायर। मतलब 120 डिग्री वाला ट्राइंगल और 60 डिग्री वाला ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा सेम, और बाकी जो लेफ्ट वाला पार्ट एरिया ऑफ सेक्टर वाला वो डिपेंडिंग ऑन एंगल आप बार बार चेंज करते रहे। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट एक कॉमन सा अंडरस्टैंडिंग है वो बता देता हूं, देन वी कैन गो टू द क्वेश्चंस। कि जैसे ये अगर पूरा का पूरा सर्कल है, माइनर सेगमेंट के लिए हमने इतना मेहनत किया एरिया निकालने के लिए, मेजर सेगमेंट का एरिया अगर मैं आपसे पूछूं तो वो क्या होगा,
माइनर सेगमेंट का एरिया अगर आपको ऑलरेडी अवेलेबल है तो मेजर सेगमेंट का एरिया कुड बी फाउंड आउट बाय टोटल सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया। तो मेजर सेगमेंट का एरिया के लिए देखो दो अंडरस्टैंडिंग है, आज एक ही बताता हूं, दूसरा बताऊंगा तो बहुत परेशान हो जाओगे आप लोग, उतना मैं परेशान करना नहीं चाहता हूं। आज बस एक ही आइडिया हम लोग अपने दिमाग में डालते हैं कि माइनर सेगमेंट का जो एरिया है वो तो पहले हम इस तीन अंडरस्टैंडिंग से निकाल सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग, दो अंडरस्टैंडिंग और तीन अंडरस्टैंडिंग, और तीनों का कंबाइंड ये रहा फोटो। इस एक फोटो में सारा कुछ आपको बताया हुआ है ढंग से, ठीक है, कि 90 डिग्री वाला सिचुएशन होगा तो ये फॉर्मूला होगा आपका, 60 डिग्री वाला सिचुएशन होगा तो ये फॉर्मूला होना चाहिए आपका, और अगर 120 डिग्री वाला सिचुएशन होगा तो ये फॉर्मूला होना चाहिए आप। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहाँ तक। और अगर आपको मान लो कि किसी सिचुएशन में माइनर के जगह मेजर सेगमेंट का एरिया चाहिए तो क्या करोगे, आप पहले मेहनत करो, माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो, और उसके बाद में सर्कल के एरिया में से यानी कि पाई आर स्क्वायर में से माइनर सेगमेंट वाला पोर्शन आप क्या कर दो, माइनस कर, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपको क्या मिल जाएगा, मेजर सेगमेंट। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। चलो आगे, एक और आइडिया है मेजर सेगमेंट की, वो मैं अगले क्लास आप लोगों को समझा दूं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, देखो ये कि एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसी आइडिया को हम आज के लिए तो फॉलो करें, ठीक है। और लास्ट एक चीज है कि एंगल ट्रेवल्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60, ठीक है। इस चीज को थोड़ा समझने का ट्राई करो। जो घड़ी होता है हमारा, उस घड़ी के अंदर में 3 हाथ होता है, ठीक है। सबसे छोटे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, आवर हैंड, उससे बड़े वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, मिनट हैंड, और सबसे बड़े वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकंड हैंड। जो मिनट हैंड है वो पूरा एक गोल चक्कर कितने देर में कंप्लीट कर लेता है, 60 मिनट्स। अब बोलोगे सर कैसे पता आपको 60 मिनट्स में कर लेता है, तो देखो जब 3 बजता है तो मेरे ख्याल में ऐसा कुछ सिचुएशन रहता है, और जब 4 बजता है तब कैसा सिचुएशन रहता है, ये इधर ही पॉइंट कर रहा होता है और ये कहीं यहाँ पॉइंट कर रहा होता है, यही तो है ना सिचुएशन। 12 1 2 3 12 1 2 3 और 4, ऐसे घड़ी काम करता है। तो 3 बजे से जब 4 बज रहा होगा तो ये जो आदमी है ये पूरा एक गोल चक्कर मार के फिर से यहाँ घूम के आ गया होगा, और ये जो आदमी ये थोड़ा सा रोटेट होके यहाँ इस पोजीशन पे चला गया हो, तो इसको पूरा एक गोल चक्कर मार के फिर से 12 पे आने के लिए कितना टाइम लगा बताओ, 1 आवर। देखो ये चीज आया समझ के नहीं आया समझ। जो बड़ा वाला हैंड है आपका, इस बड़े वाले हैंड को तो आप क्या बोलोगे, मिनट हैंड, इसको पूरा एक गोल चक्कर मारने में कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट्स। और पूरा एक गोल चक्कर अगर ये मारेगा तो ये कितना एंगल ट्रेवल कर रहा है, करो ट्राई करो, आता है आप लोग को ये चीज। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं फिर से रिपीट करता हूं एक बार। सबसे लंबा वाला जो हाथ है उसको बोलोगे क्या, मिनट हैंड की आवर हैंड, मिनट हैंड की आवर हैंड, मिनट हैंड, आवर हैंड ये छोटा वाला, ठीक है। और बड़ा वाला को पूरा एक गोल चक्कर मार के घूम के आने में सेम पोजीशन पे कितना टाइम कंज्यूम होगा, 60 मिनट्स। और पूरा एक गोल चक्कर अगर वो घूम के आता है तो उसमें वो एंगल कितना ट्रेवल कर रहा हो, 360 डिग्री। तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, देखो कि 60 मिनट में कितना जा रहा है वो, 360 डिग्री। 1 मिनट में बाय यूनिटरी मेथड 360 डिवाइडेड बाय 60, 0 0 काट लो और ये इसको काटो तो 6, तो 1 मिनट में वो कितना ट्रेवल करेगा, 6 डिग्री। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, आया बात समझ। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर 4 बज रहा, मैं आपको एक सिचुएशन भी समझाता हूँ कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। मान लो कि ये 4 बज रहा और मैं आपको बोलूँ कि थोड़ी देर के बाद में जिसमें बजेगा लेट से 4:10, ठीक है। तो इस 4 बजे और 4:10 के पीरियड में मिनट हैंड कितने से रोटेट हुआ होगा, कितना एंगल से रोटेट हुआ होगा, हाँ 60 डिग्री। मतलब 1 मिनट में, हाँ करेक्ट है आपका आंसर, 1 मिनट में 6 डिग्री, 10 मिनट्स में कितना चला जाएगा, 60 डिग्री, डन। आया बात समझ। मैं अगर आपको बोलूं कि 4 बज रहा था पहले और अब घड़ी में बज रहा है मान लो कि 4:20, तो इस पीरियड के दौरान ये जो मिनट हैंड है ये कितने एंगल से रोटेट हुआ होगा, 1 मिनट में 6 डिग्री, 20 मिनट्स में 20 इंटू 6 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। देखो आया समझ के नहीं आया समझ, रिपीट करूं कि हो जाएगा, ओके फाइन। तो यहां पर आपका थ्योरी पूरा का पूरा खत्म। अब यहां से क्वेश्चन बिगिन होता है, ज्यादा नहीं 2-3 क्वेश्चन कम से कम करते हैं और फिर आज के लिए रैप अप करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन, शुरू वाला सारा बहुत आसान है, फटाफट आप लोग भी दिमाग लगाओ। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल विद रेडियस इतना एंड एंगल ऑफ द सेक्टर इज इतना। फोटो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। बोलो फॉर्मूला कौन सा यूज होना चाहिए, चलो करते हैं डिस्कस एक बार। फॉर्मूला मेरे ख्याल में सबको क्लियर होगा, क्या होना चाहिए बताऊं। ये पहले फॉर्मूला लिख ही देता हूं, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये था फॉर्मूला हमारा। थीटा का आंसर कितना है इसमें, 60 डिग्री, सो 60/360 इंटू पाई को एक बार पाई ही छोड़ो और आर की जगह पर कितना यूज करोगे, 6,
ठीक है, एक सेकेंड रुक, एक बार देखो, एक बार इस तरफ बुक में ना एक चीज क्लियरली लिखा हुआ है, ठीक है, एकदम एक्सरसाइज के बिल्कुल ऊपर। अब सबको तो नहीं दिखा पाऊंगा, एक दो लोग को पढ़वा देता हूँ, विश्वास हो जाना चाहिए सबको। अनलेस स्टेटेड अदरवाइज वी यूज पाई इक्वल्स टू 22/7। मतलब क्वेश्चन में जब तक मेंशन्ड नहीं रहेगा कि पाई इक्वल्स टू 3.14 लेना है, तब तक आपको पाई का वैल्यू हर बार कितना लेना है, 22/7। और एग्जाम में इनकेस अगर मानो कि कुछ भी मेंशन्ड नहीं है, तो आप देखना कि आपका कैलकुलेशन किससे ईजी हो रहा है, जिससे ईजी हो रहा होगा आप वो वाला यूज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैं टू बी ऑनेस्ट अगर कुछ बोला हुआ नहीं रहता ना, तो मैं 3.14 यूज करता, क्योंकि 7 से कोई कटने का सिचुएशन तो है नहीं, तो फालतू 22/7 को क्यों इन्वॉल्व करूं। लेकिन बुक के अंदर में ऐसा बोला हुआ है कि अगर हम आपको ना बोले तो आप पाई को 22/7 यूज कीजिए, तो यहाँ पर तो हमको 22/7 यूज करना चाहिए, ठीक है। बाकी एग्जाम में ये तो मेंशन रहेगा, और या फिर आप देख लेना कि कैलकुलेशन किससे आपका ईजी बैठ रहा, क्लियर मेरे ख्याल में। तो यहाँ पर पाई को क्या डालोगे बताओ, पहले तो इसको काट लेता हूँ, 1 6 और 6 कट गया, तो यहाँ पर सॉरी ज्यादा काट दिया ना, वही वही, अच्छा हाँ हाँ हाँ, एक और बार 6 r² है सर, अभी ठीक है सर। और पाई का वैल्यू कितना यूज करना है हमको, 22/7 इंटू 6, तो 22 इंटू 6 कितना आ जाएगा, तो और भी कर सकते हैं 132, और 132 डिवाइडेड बाई 7। बुक में कई बार आंसर फ्रैक्शन में भी दिया रहता है, मैं हालांकि दोनों आंसर आप लोगों को दिखा दूंगा। 132 डिवाइडेड बाई 7 18.85। बुक में ये लोग बहुत बदमाशी करते हैं, कभी कभार फ्रैक्शन में छोड़ देता है और कभी डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा देखो करते हैं, इसमें कुछ घबराने वाला बात नहीं है। एक नया वर्ड है जो आपको मिल रहा होगा यहाँ पर, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब होता है, देखो कि सर्कल को अगर 4 इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करते हो, तो उसमें से एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे भी आपको याद होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो उसी तरीके से सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने से एक पोर्शन को क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट के कॉन्टेक्स्ट में एक बात हमेशा याद रखना कि सेंटर पे बनने वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा, टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के हिसाब से x x x x चारों अगर इक्वल है तो सबका सेंटर वाला एंगल सेम होगा। तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4 बार इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 डिग्री। सॉल्व करने से x का आंसर कितना आएगा, 90 डिग्री। तो इस चीज को डायरेक्टली हम आज के बाद में याद ही रखेंगे कि क्वाड्रेंट का नाम जब भी लिया जाएगा तो सेंटर पे बनने वाला एंगल का वैल्यू हमेशा कितना मान के चलेंगे हम लोग, 90 डिग्री। क्लियर मेरे ख्याल में। अब अगर क्वाड्रेंट का एंगल आपको समझ में आ गया तो उसके बाद तो फिर इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। सेंटर वाला एंगल आपका कितना हो गया, 90 डिग्री। रेडियस आपका कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, अच्छा रेडियस नहीं दिया हुआ शायद, सर्कमफेरेंस 22 दिया हुआ। तो चलो पहले रेडियस ढूंढ लेते हैं। सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू 22 यानी कि क्या हो जाएगा, 2 पाई r इज इक्वल्स टू कितना, 22। ये समझ में आ रहा है, ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला है और सर्कमफेरेंस का आंसर कितना दिया हुआ हम लोग को, 22। यहाँ से सॉल्व करूँ, 2 इंटू 22/7 इंटू r इज इक्वल्स टू 22। 22 गया, r इक्वल्स टू यहाँ से आ जाएगा आपके पास में 7/2, ठीक है। और उसके बाद में क्वाड्रेंट का एरिया के लिए, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स, ये होना चाहिए 90/360 इंटू पाई r², ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू, एक बार और लिख देता हूं, 90/360 इंटू पाई के जगह पर यू कैन राइट 22/7, इस बार 7 से कटने का सिचुएशन है, और 7/2 इंटू 7/2 रेडियस के जगह पे, तो साथ साथ गए 90 का एक, ये वाला 4, और फिर थोड़ा बहुत और काट सकते हो क्या शायद, एक बार काट लो 11, और कटेगा क्या, नहीं शायद, कि हाँ 77 डिवाइडेड बाई 8 ऐसा कुछ बचेगा शायद, ठीक है। तो या तो यहीं पे छोड़ सकते हो, ये अगर डिवाइड करना है तो देखो 77 डिवाइडेड बाई 8 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, पढ़ो इसको। तो
जो पहले क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है, शायद से देखना ध्यान से, कि ये जो मिनट हैंड का लेंथ है ना, यहां से लेके यहां तक, ये है आपके क्वेश्चन के हिसाब से 14 सेंटीमीटर लंबा। आगे ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। अब आपको याद होगा कि 1 मिनट में वो कितना एंगल घूमता था, 6 डिग्री। तो 5 मिनट में वो कितना एंगल घूमेगा, 30 डिग्री। कैसे, 1 मिनट में 5 डिग्री, सॉरी 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 5 इंटू 6 डिग्री विच इज इक्वल्स टू हाउ मच, 30 डिग्री। तो होगा क्या कि पहले मिनट हैंड इस पोजीशन पे रहा होगा, फिर 5 मिनट के बाद में वो इस पोजीशन पे चला गया होगा, कवरिंग एंगल ऑफ हाउ मच, 30 डिग्री। आया बात समझ। और 30 डिग्री का एंगल कवर करते समय उसने ये जो येलो पोर्शन है इतना एरिया स्वीप किया होगा। नहीं होता जैसे झाड़ू मारते हैं हम लोग ऐसे, तो एक एरिया हम लोग साफ कर देते हैं ना, तो वैसे ये मिनट हैंड पहले यहाँ रहा होगा, 5 मिनट के अंदर में 30 डिग्री एंगल से घूम के यहाँ चला गया होगा। तो इस पोर्शन को जो उसने स्वीप किया, इसी का एरिया आपसे पूछा जाए। क्लियर मेरे ख्याल में। तो इस सिचुएशन में देखो, वो जितना लंबा था उसी को आप उसका क्या मान सकते हो, रेडियस। और जितने एंगल से वो घूमा उसको आप क्या मान सकते हो, अपना थीटा। और फिर जिस एरिया को उसने कवर किया या जिस एरिया को उसने स्वीप किया है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो देखने में कौन से शेप का है, मेरे ख्याल में सेक्टर। सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, आर का वैल्यू 14। बाकी चीज आता ही है हम लोग, ठीक है। देखो वो बहुत इजी है, बाकी आइडिया अगर समझ में आ गया तो हो गया। कैलकुलेशन का मुझे टेंशन नहीं, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कर सकते, ठीक है मेरे ख्याल में। लिखो, वी नो एंगल ट्रेवल्ड, वी नो, लिखो, वी नो एंगल ट्रेवल्ड in 1 minute is equals to, angle traveled in 1 minute is equals to 6 degree। नीचे लिखो, therefore angle traveled in 5 minutes, angle traveled in 5 minutes is equals to 5 into 6 is equals to 5 into 6 is equals to 30 डिग्री। ये समझ में आया यहां तक। इसके आगे लिखो, hence required area is equals to क्या होगा फॉर्मूला आपका, थीटा बाई, एक बार पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला, 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और वैल्यूज अगर रिप्लेस करोगे तो थीटा की जगह पर 30 डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू पाई इंटू रेडियस की जगह पर मेरे ख्याल में 14 का स्क्वायर। सो 30 और 360 कट के कितना आ जाएगा नीचे, मेरे ख्याल में 12। सो 1/12 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 40, एक 14 कट जाएगा शायद 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 28, 56 और 56 इंटू 11, ये और काट सकते हैं ना शायद, थोड़ा सा फालतू इतना कर रहा हूँ, ठीक है। 2 का 1 और यहाँ पर 6 और कट सकता है शायद 3 और ये वाला 11, तो 154 डिवाइडेड बाई 3, 1 के 4, हाँ यही आंसर शायद। अब फ्रैक्शन में छोड़ना है तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर मान लो कि डेसिमल में करना है आपको तो 154 डिवाइडेड बाई 3, 51.33। हालांकि मैक्सिमम क्वेश्चंस में पीछे आंसर फ्रैक्शन में ही दिया हुआ है, 51.33 सेंटीमीटर ये होना चाहिए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।